हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा घर्षण। घर्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से निश्चित रूप से 2 से 3 सवाल आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे और 2 से 3 नंबर जो है आपके वो पक्के होने वाले हैं। अगर इस वीडियो में आप अंत तक बने रहते हैं तो 2 से 3 नंबर आपके कोई नहीं छीन सकता है। निश्चित रूप से आप ये मान के चले कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। भले ही यहाँ से 2 प्रश्न आएंगे, लेकिन ये 2 प्रश्न आपके सही होते हैं तो आप अपनी सफलता के बहुत करीब हो जाते हैं। और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और एक एक 2 2 अंकों से ही आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित होती है। तो इस चीज़ को आप जहन में रखें। तो आइए इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आप कल्पना करें कि आपका टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, और सोचिएगा कि वो जो टीचर जो कुछ लिख रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं देते हो तो, या फिर पेन या पेंसिल को यूज करके आप अपने नोटबुक में कुछ लिख रहे हो, जैसे ही आप पेन या पेंसिल चला रहे हो वहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है तो आपके सामने क्या स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। और सोचिए कोई गाड़ी, कोई वाहन, साइकिल, बस जो है वो चल रही है तो वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो देखिएगा, ये सारी चीज़ें हैं, इनको रोकने के लिए या फिर जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर जो आपके लिखावट को उभरने से संबंधित जो चीज़ें हैं, पेन पेंसिल से जो लिखावट है उसको देखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपके सामने जो है घर्षण की आवश्यकता हमें होती है। तो अपने जीवन में घर्षण किस प्रकार से यूज होता है, डेली लाइफ में जो अपने पास है घर्षण है, इसका नियमित रूप से उपयोग हम लेते हैं। ठीक है, जाने अनजाने में घर्षण का उपयोग हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें यह घर्षण जो है वो निश्चित रूप से हमारे लिए उपयोगी भी होता है और हमारे लिए हानिकारक भी होता है। तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ें जानेंगे कि हमारे लिए वो उपयोगी कैसे है और हानिकारक कैसे है। ठीक है ना? तो आइए इस वीडियो की शुरुआत अपन कर लेते हैं। हमेशा की तरह ही बहुत ही अच्छे कोटेशन के साथ अपन शुरुआत करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता प्यारे साथियों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपके हौसले मजबूत है, इरादे मजबूत है, तो आपको आपकी मंजिल तक जाने से कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है प्यारे साथियों। इस चीज को आप मानकर चले। और मंजिल आपकी क्या होनी चाहिए? हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूं, आपकी मंजिल ये होनी चाहिए, एनवीएस लैब अटेंडेंट के रूप में एनवीएस संस्था के अंदर, एनवीएस स्कूल के अंदर अपने आप को लैब अटेंडेंट के रूप में नौकरी लगाना है। यह आपका टारगेट होना चाहिए। अपने आप को लैब अटेंडेंट के पद पर स्थापित करना, ये आपका टारगेट है, लक्ष्य है, मंजिल है। ठीक है, तो इससे अगर लगातार आप पढ़ते रह रहे हो, एग्जाम की चिंता किए बिना आप पढ़ रहे हो, लगातार कंटिन्यूटी आपके पास है, तो आप बिल्कुल सफलता के बहुत करीब है। बस एग्जाम डेट अनाउंस होने की देरी है, आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का है, निश्चित रूप से है। इसी के साथ ही आज अपना चैप्टर जो है घर्षण अपन शुरुआत करते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आप शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत कर ही लेते हैं। इससे पहले मैं आपको देखो ये बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर में ऐसे सवाल, इतने सिंपल सवाल पूछे गए थे। इससे आपको पता लगेगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का जवाब अपन चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपन इनके जवाब देंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न है, मैं आपको कुछ प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इस प्रकार के सवाल है। इन सवालों को लेकर के हम चैप्टर जब एंड होगा ना उसके बाद अपन इन सवालों को करेंगे। तो आइए चैप्टर की शुरुआत अपन कर ही लेते हैं। तो ये आपका चैप्टर है जिसका नाम है घर्षण। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते होंगे। ठीक है, साइकिल को मंद करते होंगे। ये आपके लिए बताया जा रहा है कि जैसे मान लो आपने कभी देखा होगा, बिल्कुल अपन देखते हैं, ये तो डेली रूटीन की चीज़ें हैं। आपने भी साइकिल को मंद किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाता है? ब्रेक जब लगाते हैं तो वाहन मंद क्यों हो जाता है, धीरे क्यों हो जाता है? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु
जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में भी वो क्या होती है भाई, मंद हो जाती है। जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया गया हो तब भी वो क्या हो जाती है भाई, वो रुक जाती है। बाह्य बल कोई भी अपन नहीं लगाते हैं फिर भी वो क्या है, अपने आप ही रुक जाती है और अंततः वह क्या होती है, रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते हुए देखा है भाई? मान लो जैसे साइकिल चल रही है, उसके पेडल आपने लगाने छोड़ दिए हैं तो वो निश्चित रूप से क्या होगी, एक थोड़ी सी दूरी पे जाकर के वो पहले तो गति उसकी मंद हो जाएगी, फिर अंततः वो रुक जाती है। ठीक है, तो वो क्यों रुक जाती है? या किसी फर्श पे आपने कोई गेंद को लुढ़काया है तो वो थोड़ी दूर लुढ़केगी, फिर उसके बाद अपने आप रुक जाती है। तो ये अपने आप क्यों रुक जाते हैं? और आपने देखा होगा कि जो है केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने या गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है हमारे लिए? तो इन्हीं प्रश्नों के जवाब आप इस चैप्टर में हम जानेंगे। देखिएगा, ये एक बच्चा है, केले के छिलके पे पैर इसका फिसला और ये क्या हुआ भाई, गिर गया है। तो इस चीज़ को भी आप देखें। तो इस प्रकार के प्रश्नों के जवाब इसमें अपन जो है देखेंगे। तो इसके लिए देखो, घर्षण बल सबसे मेन चीज है। घर्षण बल क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्रियाकलाप 9.1 ये इंपॉर्टेंट अपने लिए हो जाता है, इसको पढ़ना जरूरी है। देखो ये क्रियाकलाप क्या है, इसमें क्या है, एक किसी टेबल पर एक पुस्तक रखी है और पुस्तक को क्या किया, पहले एक बार इस दिशा से, यहाँ पर देखो एक बार इधर से इन्होंने धक्का दिया और इस पुस्तक को यहाँ से इस दूरी पर लेकर के यहाँ पे खिसकाया है इधर। फिर है एक बार दूसरी तरफ से विपरीत दिशा से होकर के इसको खिसकाया गया है। तो इस पे जो ये अपने आप ये रुक जाती है, खिसकाते हैं तभी ये गति करेगी, फिर ये अपने आप नहीं खिसकती है और रुक जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों की सापेक्ष गति का क्या कर रहा है, यहाँ पे विरोध कर रहा है। घर्षण पुस्तक तथा फर्श के जो पृष्ठ है इनकी जो सापेक्ष गति है इनका विरोध कर रहा है। यानी जितना इस पे बल लगाया जा रहा है उतनी ये गति कर रही है, उसके अलावा अपने आप ये कोई गति नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि इस पर घर्षण बल है वो कार्य कर रहा है, इसका गति का विरोध करता है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो अब देखना इसमें क्या दिया है कि आपने देखा कि यदि आपके बाईं दिशा में बल लगाते हैं, है ना भाई, आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगा रहे हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। मतलब आप बाईं दिशा में बल लगाओगे तो घर्षण दाईं दिशा में काम करेगा। घर्षण की एक विशेष बात यह है कि ये सदैव क्या है, विपरीत दिशा में लगता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करेगा। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध कर रहा है। पुस्तक की गति का क्या कर रहा है भाई, विरोध कर रहा है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है, इस चीज को इंपॉर्टेंट कर लेना। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का क्या करता है भाई, विरोध करता है। अब देखो इस डायग्राम में हमने देखा था ना कि यहाँ पर जो है ये पुस्तक को इधर खिसकाते हैं तो इस पर जो घर्षण बल लग रहा है वो इसके विपरीत दिशा में लगेगा, ये घर्षण विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर इस पुस्तक को इधर खिसका रहे हैं, इधर खिसका रहे हैं तो घर्षण बल जो है वो कहाँ लगेगा भाई, इसके विपरीत लगेगा, इधर लगेगा। ये चीज वहां पे समझाई हुई है। तो अब देखें, निश्चित रूप से आप इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि घर्षण बल जो है वो सदैव क्या करता है भाई, सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। घर्षण बल किसके बीच कार्य करता है, जो टेबल की पृष्ठ है और आपके जो पुस्तक का पृष्ठ है, इन दो पृष्ठों के बीच में क्या कर रहा है, काम करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या पृष्ठ जब समान अलग अलग पृष्ठ है तो उन सभी पर ही क्या समान रूप से घर्षण बल काम करता है? क्या ये पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल निर्भर करता है। तो आइए इस चीज का अपन क्रियाकलाप के माध्यम से भी पता लगाते हैं और ये देखेंगे कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं। तो देखो घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये क्रियाकलाप आप विशेष रूप से देखें क्योंकि अपना जो एग्जाम है वो लैब अटेंडेंट का है, जिसमें क्रियाकलापों से संबंधित अपने सामने सवाल आते हैं, लैब मैनुअल के जिन्हें कहते हैं। तो उसी से संबंधित अपना ये जो चैप्टर है, जो एग्जाम है वो है। तो आइए आपका 9.2 क्रियाकलाप अपन देख लेते हैं। क्रियाकलाप में क्या है भाई, इस क्रियाकलाप को आप पढ़ते हैं तो आप पाते हैं
कि देखो क्या किया है कि एक ईंट है, एक ईंट को किसी डोरी से बांध करके फिर एक कमानीदार तुल्य से जो इस ईंट को जो है इसको खींचा जा रहा है। ठीक है, ये जो ईंट बंधी हुई दिख रही है आपको, ये कमानीदार तुल्य में इसको ये अटका करके रस्सी से धागा अटका दिया है, फिर इसको इस दिशा में खींचा जा रहा है। ठीक है ना, ईंट की दिशा में क्या किया जा रहा है, इसको यहाँ पे खींचा जा रहा है। तो जिस स्थिति पर, जिस कंडीशन पे अगर ये ईंट जो है जिस लेवल पे यानी अपनी जगह से ये अपना स्थान छोड़ती है, अपने यहाँ से खिसकना शुरू करती है, यहाँ से ये खिसकना शुरू करती है, तब यहाँ पर रीडिंग जो आती है उस रीडिंग को आपको नोट करना है। कहने का मतलब क्या है कि जब ये ईंट है इसको आप कमानीदार तुल्य से आप खींचते हैं, तो जब ये अपनी जगह से खिसकना शुरू करती है, जब ये खिसकती है तो उस टाइम को आपको नोट करना है। वो टाइम इस कमानीदार तुल्य में, वो अंक, वो संख्या इस कमानीदार तुल्य में यहाँ पे आ जाएगी, तो उसको आपको नोट कर लेना है। एक बार तो ऐसा करना है। दूसरी बार आपको क्या करना है, दूसरी बार इस ईंट पर एक प्लास्टिक का आवरण यहाँ पे लगा देना है। प्लास्टिक का कोई भी आवरण या प्लास्टिक की थैली लगा करके फिर वापस से यही प्रक्रिया दोहरानी है। तो अब ये जो है इसको वापस ऐसे खींचेंगे तो फिर अब ये इसका खिसकने का जो अलग पैमाना है, जो आपका टाइम है, जो कोड आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो परिवर्तित होगा, वो समान नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर घर्षण की मात्रा, प्लास्टिक लगाने के कारण घर्षण की मात्रा कम हो जाएगी और ये पिछले वाले के मुकाबले जल्दी खिसक जाएगी अपनी जगह से। तो ये यहाँ पे बता रखा है कि इनमें क्या क्या चेंजेस आएगा, ये चीज़ बता रखा है भाई। एक तो ऐसे ही खींचो इसको और दूसरी बार इस पे प्लास्टिक का आवरण लगा के फिर खींचो, तो घर्षण ज़्यादा किस में लगेगा और कम किस में लगेगा, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। अब आप समझें कि कमानीदार तुला ये क्या होता है। अब देखो इस पे दे रखा है ना, कमानीदार तुला द्वारा ईंट को खींचा जा रहा है। अब देखो पॉलीथीन का टुकड़ा भी लीजिए और ये आप पढ़ सकते हैं इसको, वही चीज़ें जो हमने बता दिया है। ठीक है, कमानीदार तुल्य के बारे में जान लेते हैं। कमानीदार तुला क्या होता है। देखो कमानीदार तुला क्या होता है, एक वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। किसी वस्तु पर बल लग रहा है तो उस बल को मापने वाला जो यंत्र है, जो युक्ति है, उसी को कमानीदार तुला कहा जाता है। अभी डायग्राम देखेंगे इसका। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है, कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर वो प्रसार हो जाता है ना, प्रसारित होती है। और कमानी के इस प्रसार की माप जो है इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है और पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिणाम आपको प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हैं। देखो ये आपका कमानीदार एक तुला है। ठीक है, ये जो है आपका ये कुंडलित, इस पे क्या लगा है भाई, कुंडलित कमानी। ये आपके सामने आप देख सकते हैं, ये कुंडलित कमानी है। जैसे ही किसी चीज़ को इसमें फंसा करके उसको खींचा जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, लटका करके इसको लटकाया जाता है तो इसमें क्या होता है, इसका प्रसार होता है, ये फैल जाता है। ये नीचे की तरफ जितना ये फैलेगा ना, वहाँ जैसे जैसे इस पे बल लगेगा तो वो कुंडली है वो नीचे की तरफ प्रसार करेगी। तो वो नीचे अगर प्रसार करती है तो यहाँ ऊपर यहाँ पे रीडिंग आने लगती है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे दर्शाया जाता है कि कितना बल लगा है। ठीक है ना, किस वस्तु पे कितना बल लगा है उसका मापन, मेजरमेंट जो है यहाँ से इसका मेजरमेंट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर वो प्रदर्शित हो जाता है। तो यहाँ से हमें इसके पैमाने का कितना पैमाना आया इसका पाठ्यांक अपन ले सकते हैं और इसका बल का परिणाम अपन देख सकते हैं कि इस पे कितना बल लग रहा है। तो ये होता है आपका कमानीदार तुला। आप सभी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आपके सामने एक क्रियाकलाप और आता है। ये क्रियाकलाप भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस क्रियाकलाप में क्या दिया हुआ है इसको आप पढ़ें ज़रा। इस पे आप पढ़ें तो देखना, इस पे मैं सीधा आपको डायग्राम पे ले जाता हूँ इसको। इधर देखो, ये दो बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है भाई, इन्होंने एक मतलब या तो चिकनी मेज ले सकते हैं आप, या अनंत समतल पट, समतल अनंत समतल पृष्ठ। तो अनंत समतल क्या होता है, ये अनंत समतल होता है। जैसे ये तिरछा जो रैंप टाइप का आपको दिख रहा है ना, यही अनंत समतल आपका जो है ये आपका पृष्ठ होता है। अनंत समतल इसको बोलते हैं, अनंत समतल। ये अनंत समतल है यानी रैंप जैसा है, रैंप जैसा समतल। ठीक है ना, समतल पृष्ठ है। तो ये रैंप जैसा बनाए। फिर यहाँ पर क्या करना है,
पेन से आपको एक बिंदु इस आनत समतल पे आपको क्या है, पेन से कोई चिन्ह आपको अंकित कर लेना है। अब यहाँ पर क्या है कि एक ये वाला जो सेल आता है ना, पेंसिल सेल, छोटा वाला सेल, इस सेल को यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से स्वतंत्र रूप से इसको छोड़ते हैं तो ये सेल यहाँ से गिरेगा और निश्चित रूप से यहाँ से गिर के इस टेबल पे कहाँ आ जाएगा, ये जहाँ तक अपने आप रुकता है उस चीज़ को आपको नोट कर लेना कि ये कितनी दूर जा कर के ये गिरा है। ठीक है, यहाँ से ये लुढ़केगा तो आएगा ना, निश्चित रूप से इधर ही आएगा, सीधी सीधी बात है। तो ठीक है, एक बार तो ऐसा करना है। फिर आपको क्या करना है, दूसरी बार आपको क्या करना है कि जो आनत समतल है यहाँ पर, ये इस टेबल पे आपने कुछ अभी तो कुछ नहीं बिछा रखा है। अब दूसरा जब आप प्रयोग कर रहे हैं दूसरी बार, तब आपको क्या करना है, इस टेबल के ऊपर के आपको ऊपर कपड़ा बिछा देना है। यहाँ पे कपड़ा बिछाने के बाद फिर वही जो है प्रोसेस है, वही क्रिया दोहरानी है। ये सेल यहाँ से यहाँ पर लुढ़काओगे तो अब ये कपड़ा बिछा होने के कारण ये सेल कहाँ तक पहुँच पा रहा है, इस चीज़ को आप रीडिंग कर लो, इस चीज़ की रीडिंग है उसको नोट कर लो, है ना, ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद क्या करना, देखो ये कपड़ा बिछाया है और कपड़ा बिछाते समय यहाँ पर एक विशेष रूप ध्यान में रखनी है। कपड़ा बिछाते समय देखना आपको कि इस पे जो है कपड़े के अंदर सलवटें नहीं होनी चाहिए, बीच में कोई सलवटें ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज़ भी यहाँ पे बता रखी है। उसके बाद ऐसी स्थिति होने के बाद आपको क्या करना है, ये कपड़ा भी बिछा लिया और उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये टेबल है ना, इस पे आपको मिट्टी बिछा देनी है, मिट्टी की पतली लेयर यहाँ पे मिट्टी बिछा करके फिर वापस से यही क्रिया करनी है आपको, फिर वापस से इसको दोहराना है। और उसके बाद आपको ये चेक करना है कि अब मिट्टी बिछाने के बाद ये सेल की गति है वो कहाँ तक जाता है, सेल कहाँ आके रुकता है। तीनों स्थितियों को आप अलग अलग करें। यहाँ पर क्या हो रहा है कि और बाद में आपको देखना है कि किस स्थिति में जो सेल है उसके द्वारा तय की गई दूरी वो सबसे कम है और कहाँ पर सबसे ज़्यादा हुई। इन चीज़ों को आपकी मतलब आपको जानकारी करनी है। तो ये चीज़ तो आ गई आपके क्रियाकलाप से संबंधित। अब देखो क्या है इसमें, आप पढ़ लेना, यही चीज़ इसमें दे रखी है। किस स्थिति में पेंसिल सेल ये छोटा वाला सेल है, इसके द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है और सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती है, इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, अलग अलग पृष्ठ पर इनकी दूरी जो है वो अलग अलग क्यों हो रही है, इसका अपन देखते हैं क्या कारण है। तो ये सीधी सीधी बात है, घर्षण ही इसका कारण होता है। ठीक है ना, तो अब देखो, अब इसके बारे में अपन जान लेते हैं कि सेल द्वारा जो चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर जो पृष्ठ है उस पर है तो उस पर वह चलता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब सेल है ना, क्या किसी जो पृष्ठ पर वो चल रहा है तो उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा क्या? बिल्कुल करेगा भाई सेल द्वारा चली दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, तो बिल्कुल करेगा। जो पृष्ठ है जिस पर सेल चल रहा है तो क्या वह उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, तो बिल्कुल करेगा। क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन, क्या भाई चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करेगा? बिल्कुल, चिकनापन तो करेगा ही करेगा। ये दोनों चीज़ों में आप हाँ कर सकते हैं। तो आइए अब देखो इसमें क्या है, ये क्या कह रहा है, बूझो क्या कह रहा है कि मैं इस क्रियाकलाप को सेल पर रेगमाल का टुकड़ा लपेट कर करूँगा। अरे भाई, रेगमाल का जब टुकड़ा लपेटेगा तो क्या होगा, घर्षण अधिक लगेगा। घर्षण क्या लगेगा भाई, घर्षण अधिक लगेगा। तो कर लेना भाई, आपको घर्षण अधिक प्राप्त होगा और वो अधिक दूरी तक वो सेल है वो गति नहीं करेगा। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, इस चीज़ को विशेष रूप से आप पढ़ना। ठीक है, हाँ, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। इस चीज को देखें कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। दो पृष्ठों में जब अनियमितताएं होंगी उन्हीं की वजह से घर्षण होता है। ठीक है, जो पृष्ठ देखने में बहुत चिकने होते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती है। जब अनियमितताएं होंगी तो ही जो है घर्षण आपका लगेगा। अनियमितताएं क्या होती है, अनियमितताएं क्या होती है, मान लो ये कोई सतह है, मान लो कि ये आपकी कोई सतह है, ठीक है, इस पे ये कोई सतह है ऐसी और ये वाली कोई दूसरी सतह है, तो इन दोनों में क्या होती है, ये खांचें बनी होती है, ये अनियमितताएं होती है। और जब
इस पृष्ठ की ये वाली और इस पृष्ठ की ये वाली अनियमितताएं आपस में क्या हो जाती है भाई, इंटरलॉक हो जाती है, तभी ये क्या होता है यहाँ पे घर्षण बल लगता है। ये इंटरलॉक जब होगी ना, आपस में फंस जाएगी, ये दोनों अनियमितताएं आपस में जो है फंस जाएगी ना, तभी यहाँ पे घर्षण बल वो काम करता है। ठीक है, तो कुछ जो चिकने पृष्ठ होते हैं ना, उनमें भी सूक्ष्मतम अनियमितताएं होती है, थोड़ी थोड़ी अनियमितताएं होती है, उसी की वजह से कोई वस्तु है अपने आप में स्थायित्व प्राप्त करती है। ठीक है ना, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखना, जब हाँ चिकने हो गए, ठीक है, दो पृष्ठों की अनियमितता एक दूसरे के अंदर धसी जाती है, अंदर या भीतर धस जाती है, एक दूसरे के भीतर धसी हुई होती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इनको क्या करना पड़ता है भाई, तोड़ना पड़ता है। जो आपकी अनियमितताएं होती है वो एक दूसरे पृष्ठ में क्या होती है, अंदर धसी हुई होती है। तो हमें किसी चीज़ को अगर गति करवाना है, ठीक है ना, उसका एक जगह से दूसरी जगह पर इसको स्थानांतरित करना है, या एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति करवानी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो वहाँ पे अंतः बंधन है ना, यहाँ पे इंटरलॉक, जो दो वस्तुओं के बीच इंटरलॉक हो रखा होता है, उसको तोड़ना की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, उस पर जो बल लगाने के लिए, उस पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है, उस पर पार पाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, कुछ बल लगाना पड़ता है। और वही बल तो क्या होता है भाई, पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है ना भाई। जो इंटरलॉक है उसको तोड़ने के लिए अपन को कुछ बल तो लगाना ही पड़ेगा, तो बल लगाना पड़ता है। खुरदरे या रुक्ष पृष्ठ पर यह अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है। जो अगर खुरदरा और रुक्ष पृष्ठ है वहाँ पर यह अनियमितताएं अधिक होती है, और अतः यदि पृष्ठ रुक्ष या आपका क्या हो, खुरदरा हो ना, तो वहाँ घर्षण बल भी अधिक होगा। ये कुछ नहीं है, अनियमितताएं क्या है प्यारे साथियों, ये घर्षण ही है। अनियमितता की वजह से ही घर्षण लगेगा, जहाँ पर जितनी अनियमितता वहाँ पर उतना ही घर्षण बल लगेगा, काम करेगा। तो ये सीधा सीधा कंसेप्ट है यहाँ पर, कि दो वस्तुओं के बीच जो चीज़ है वहाँ पर इंटरलॉक हो जाता है, और उस इंटरलॉक को तोड़ने के लिए आपको बल की आवश्यकता होती है। और ये जो बल है खुरदरी सतह पर अधिक होता है, और जो चिकनी सतह है वहाँ पर कम होता है। जहाँ पर रुक्ष अधिक हो यानी खुरदरा अधिक हो, तो वो घर्षण भी वहाँ पे क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर देखो, ये एक टेबल है, इस पे एक पुस्तक यहाँ पे रखी हुई है, पुस्तक यहाँ पे रखी हुई है। अब देखो, ये पुस्तक है और ये टेबल का पृष्ठ है, तो इन दोनों के बीच क्या है, ये ये क्या बोलते हैं इसको, ये इंटरलॉक है इनमें। अभी देखना इंटरलॉक कैसे है, देखो नीचे देखना इधर, ये देखो, ये सतह किसकी है, ये सतह है आपकी पुस्तक का पृष्ठ है, ये लिख भी रखा है। और ये वाला जो नीचे वाला, ये मेज का पृष्ठ है, टेबल का पृष्ठ है। तो इन दोनों के बीच में ये जो इंटरलॉक है, देखो ये बीच की जो व्हाइट वाली जगह है, ये क्या है, इंटरलॉक है, ये इंटरलॉक है। ठीक है, तो जब अब इसको गति करवाना है, अगर इस पुस्तक को आपको गति करवाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा आपको, अगर गति करवाना है ना, तो ऐसी स्थिति में इसको आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक जो है, इस पुस्तक को आपको इधर बल लगाना पड़ेगा, तभी तो ये बीच का इंटरलॉक है वो टूट पाएगा, और तभी जो है पुस्तक गति कर पाएगी, और क्या है भाई, गतिमान हो सकती है। कुल मिलाकर के इस लॉक को तोड़ना ही पड़ता है। दो वस्तुओं के बीच जो इंटरलॉक बना हुआ है, अगर उनमें से किसी वस्तु को गतिमान बनाना है ना, तो उनके बीच के इंटरलॉक को तोड़ने जितना बल यहाँ पे लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यही होती है आपकी पृष्ठीय अनियमितताएं। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको समझ गए होंगे। तो इन चीज़ों से हमने क्या सीखा है, वो चीज़ अपन देखते हैं। हमने यह सीखा, क्या सीखा भाई, कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतः बंधन यानी इंटरलॉक के कारण घर्षण होता है। इंटरलॉक के कारण हो गया। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। अगर किसी पृष्ठ को बलपूर्वक आप दबा रहे हो तो घर्षण में क्या हो जाएगी भाई, वृद्धि हो जाएगी। अब इसका अनुभव कैसे कर सकते हैं आप, इसका उदाहरण आप ले सकते हैं कि आपके घर में जैसे मान लो चटाई है, चटाई बिछा करके फिर एक बार तो आप उसको चटाई को ऐसे ही खींचो, बिल्कुल आसानी से खींच जाएगी, और एक बार पुनः उस चटाई को बिछा करके उस पर किसी व्यक्ति को बिठा करके फिर खींचो, तो आपको आसानी से आप उसको नहीं खींच पाते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा होता है
तब घर्षण उस पर ज़्यादा लगता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप समझ सकते हैं उदाहरण के रूप में, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट आपके सामने एक लड़का है, ये इस भारी बॉक्स को क्या है भाई इधर से उधर धकेल रहा है। गतिमान रखने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है, ठीक है। गतिमान रखने के लिए क्या करना पड़ रहा है भाई, लगातार इसको धकेलना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही छोड़ेगा तो घर्षण के कारण ये विराम अवस्था में आ जाएगा, रुक जाएगा। तो देखना, अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। पिछले चैप्टर में हमने सरकाया था ना, तो उसको याद करें। और ये याद नहीं आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो आप इस प्रकार का अनुभव करें। कैसा, कौन सा कार्य आसान है कि जैसे मान लो एक तो ये बॉक्स है, ये एक तो जैसे दो कंडीशन यहाँ पे बनेगी। ये बॉक्स है बिल्कुल आपने अभी विराम अवस्था में पड़ा है। क्या है, विराम अवस्था में पड़ा है। और विराम अवस्था में पड़ा है तब आप इस पे बल लगा रहे हो, एक तो ये कंडीशन है। और एक क्या बनेगी कंडीशन, एक कंडीशन ये है कि ये बिल्कुल ये बच्चा लगातार इसको धक्का दे रहा है और ये अभी गतिमान अवस्था में है और उस समय आप इसको बल दे रहे हो, उस पर धक्का लगा रहे हो। तो ज़्यादा आसानी किस में रहेगी, एक तो शुरुआत से धक्का दे रहे हो वो ज़्यादा आसान रहेगा, या फिर ये पहले से गतिमान है फिर इसमें धक्का दे रहे हो तब वो आसानी से धकेला जाएगा। निश्चित रूप से दूसरी वाली कंडीशन है, उससे ये आसानी से धकेला जाएगा, क्योंकि जो वस्तु पहले से गतिमान है उस पर घर्षण बल है वो कम होता है, ठीक है, और उस पे उसको धक्का लगाना आसान हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। आगे देखना कि यदि आपको इस प्रकार का अनुभव नहीं है तो आप इस प्रकार अनुभव करिए कि कौन सा कार्य आसान है। विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। भाई गतिशील बॉक्स है उसको एक तो शुरुआत से गति करवाना और जो बॉक्स गतिशील है पहले से उसी दिशा में सरकाना। इन दोनों में से कौन सा काम जो सरल होगा, निश्चित रूप से दूसरा वाला जो गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, ये आसान होगा। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल वो क्या होता है, वो होता है स्थैतिक घर्षण बल, ठीक है ना। स्थैतिक घर्षण, ये इसको इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। स्थैतिक घर्षण बल की माप होती है, यानी आप शुरुआत से जो विराम अवस्था में बॉक्स पड़ा है उस पे आप बल लगाओगे, उस पे आप वो जो बल लगाओगे तो वहां पर जो लगाया गया बल है वो कौन सा बल है भाई, घर्षण बल है, जो क्या है सबसे अधिक लगेगा। क्योंकि विराम अवस्था में है तो वहां पे घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण वो अभी रुका हुआ है, घर्षण है, तो यहाँ पर स्थैतिक घर्षण है सबसे अधिक होगा। ये आप ध्यान से इसको समझे, यहाँ से सवाल आपके बनेगा, है ना। तो जो लगाने वाला बल है जो शुरुआत से आप लगा रहे हो स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए या गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल सर्पी घर्षण की माप होता है, ठीक है। पहली बात तो क्या थी भाई, जब अपन शुरुआत से किसी जो विराम अवस्था में कोई बॉक्स पड़ा है और उस पे बल लगा रहे हैं तो वो तो कौन सा था, स्थैतिक घर्षण था। और अब क्या गतिमान है और वहां पर आप बल लगा रहे हो तो वो कौन सा हो जाएगा भाई, सर्पी घर्षण हो जाएगा, ठीक है ना। गतिमान है पहले से, वहां पर ये लगा रहे हैं तो ये सर्पी घर्षण होगा। तो आप समझ रहे हैं, तो सर्पी घर्षण है वो कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वस्तु जो है गतिमान है और यहाँ पर स्थैतिक घर्षण के मुकाबले सर्पी घर्षण जो अपना कम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, कम लगेगा आपके यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वस्तु वो पहले से गतिमान है तो वहाँ पे घर्षण निश्चित रूप से कम लगेगा। ये चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है। समझ चुके आप, आगे बढ़ते हैं। जब बॉक्स सरकाना आरंभ कर देता है ना, सरकना, जब बॉक्स है सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय ही नहीं मिल पाता है कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। भाई बॉक्स पे जब बल लगेगा तो वो सरकना आरंभ करता है ना। वो आरंभ क्यों करता है, क्योंकि उसके जो इंटरलॉक वाले बिंदु है ना उनको ये समय नहीं मिल पाता है कि दूसरे वाले जो फर्श है उसके संपर्क बिंदुओं में वो धंस सके, इतना समय नहीं मिल पाता है। और परिणाम क्या होता है, बॉक्स आगे की तरफ है सरकना शुरू हो जाता है। अतः यहाँ पे देखना कि जो सर्पी घर्षण है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, सर्पी घर्षण जो है
वो स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, कुछ कम होता है, कम होता है, कम होता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि सर्पी घर्षण तब लगता है जब कोई वस्तु गतिमान है। जब वस्तु गतिमान है और एक वस्तु बिल्कुल एक जगह पड़ी है तो दोनों में घर्षण ज्यादा किस में होगा? जो एक जगह पड़ी है उसमें घर्षण जो है ज्यादा होगा और उसी को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जो वस्तु पड़ी हुई है, रुकी हुई है, उस पर घर्षण ज्यादा तभी तो वो रुकी हुई है। और कोई वस्तु अगर गतिमान है तो वो चल रही है, उस पर घर्षण कम हुआ तभी तो वो चल पा रही है। तो ये चीज यहाँ पे आप ध्यान में रखें, स्थैतिक घर्षण और आपका सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए इसीलिए इसीलिए आपके सामने किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स को गति बनाए रखना सरल होता है। इसीलिए इसीलिए क्या है भाई, कहाँ पर है? हाँ, ऊपर की तरफ। इसीलिए किसी बॉक्स की गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। इस चीज को जहन में रखें। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं कि घर्षण हमारे लिए हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। हानिकारक तो है लेकिन अनिवार्य भी है, यानी इसको एक आवश्यक बुराई कह सकते हैं। हमारे लिए क्या है? घर्षण क्या है? हमारे लिए आवश्यक बुराई है, ठीक है ना? आवश्यक बुराई है। ये हमारे लिए हानिकारक तो है लेकिन साथ ही साथ अनिवार्य भी है। अगर घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, और घर्षण की हमारे सामने बुराइयां क्या क्या होती है, वो सारी चीज़ें भी हैं। इसके लाभ और फायदे अपन देखते हैं। तो आइए देखो, इसकी प्रस्तावना कुछ बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे समझा रखी है। आपको देखो, एक तो आपको कांच का गिलास लेना है और दूसरा आपको मिट्टी का कुल्हड़ अपने हाथ में लेना है। तो इन दोनों में से कौन सी चीज को पकड़ना आपके लिए आसान होगा? भाई मिट्टी का जो कुल्हड़ है उसको पकड़ना आसान होगा कांच के गिलास की बजाय। और या फिर आप देखें कि कांच का जो गिलास है उसके ऊपर बाहर की तरफ तेल लगा दिया गया है सब्जी वाला, और अब आपको कह रहे हैं कि इस कांच के गिलास को पकड़ो। तो क्या जिस गिलास पर बाहर तेल लगा हुआ है उसको पकड़ना आसान होगा क्या? नहीं होगा ना। जरा सोचिए कि यदि घर्षण नहीं हो तो क्या गिलास को पकड़े रखना हमारे लिए संभव होगा क्या? बताइएगा, नहीं होगा ना। और ऐसा आप सोचें कि अगर मार्बल है, मार्बल का कोई आपके पास फर्श है और वो गीला हो गया बारिश के दिनों में, तो उस पे चलना आपके लिए आसान होगा क्या? बिल्कुल, आपको देखो खतरा होगा वहां से गिरने का। तो ये सारी चीज यहाँ पे दे रखी है। अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे रखना आसान है? मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर जो पकाने वाला तेल यानी खाना बनाने वाला तेल की परत चढ़ी हो, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होता है या अधिक कठिन होता है? क्या होता है? अधिक कठिन होता है प्यारे साथियों। जरा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि घर्षण नहीं होगा तो चिकनाई की वजह से वो अपने हाथ से फिसल जाएगा गिलास और गिरकर टूट जाएगा। यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडियों पर चलना आपके लिए कठिन होता है। कभी भी आप लंबे हो सकते हैं, फिसल सकते हैं, आपका पैर फिसल सकता है और वहां पर आप गिर सकते हैं। तो ये आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक है। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जब घर्षण ही नहीं है तो हम चलने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं प्यारे साथियों, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ये याद रखें आप। यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से लिख नहीं पाते हैं, पेन अथवा पेंसिल से आप लिख ही नहीं सकते हैं। जब आपके शिक्षक चौक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चौक का कुछ कणों पर उतार लेता है, कुछ कणों को श्यामपट्ट अपने ऊपर उतार लेता है और उसी की वजह से जो टीचर हमारे बोर्ड पे लिखते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो सोचो, अगर घर्षण नहीं होगा तो श्यामपट्ट पे कुछ भी लिखा नहीं जाएगा और हमारे समझ में भी कुछ नहीं आएगा। और सोचिए, अगर घर्षण नहीं होगा तो अपन किसी दीवार में कील भी नहीं ठोक सकते। जैसे इस प्रकार से ये कील यहाँ पे लगाई जा रही है, हथौड़े की चोट से दीवार में कील का लगाना, घर्षण के कारण दीवार में कील गड़ जाती है। घर्षण के कारण ही ये संभव हो पाता है। अगर घर्षण नहीं होगा ना तो कील भी नहीं लगेगी। तो देखो, श्यामपट्ट की बात यहाँ पे चल रही थी। तो श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं क्या? चौक के कण,
और इस प्रकार श्यामपट्ट पर आपको लिखावट है जो दिखाई देती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी प्यारे साथियों। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न हो तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती है। अब यहाँ पर आ गई गाड़ियों का भाई, ये निरंतर चलती ही जाएगी, रुकने का नाम ही नहीं है ना। क्या कह रहे हैं कि यदि सड़क और वाहनों के टायरों के बीच में घर्षण ना होता तो उन वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती है, ना तो गति आरंभ की जा सकती थी और ना ही उन्हें रोका जा सकता था और न ही दिशा परिवर्तित उनकी की जा सकती थी। जरा सोचिए प्यारे साथियों, घर्षण नहीं होता तो ये जमाना, ये दुनिया कैसी होती प्यारे साथियों। इस पे आप विचार करें, क्योंकि जो चीज़ गतिमान है वो गतिमान ही रहेगी, जो चीज़ स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी, उस पर कोई घर्षण बल नहीं। जो चीज़ जो है वो लगातार गतिशील ही रहेगी। घर्षण नहीं होगा तो कोई भी वस्तु अपने आप में स्थायित्व नहीं प्राप्त कर सकती है। तो ये चीज़ें आप कल्पना कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी, कभी भी नहीं रुकेगी घर्षण नहीं होने की स्थिति में, यदि वहां घर्षण ना हो। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते हैं, चित्र अभी हमने देखा है, अथवा धागे में भी गांठ नहीं दे सकते हो प्यारे साथियों। किसी भी धागे में आप गांठ देना चाह रहे हो तो घर्षण के अभाव में गांठ नहीं दे पाओगे। घर्षण के बिना कोई भवन का निर्माण नहीं कर सकते हो प्यारे साथियों। घर्षण के बिना आप जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये इस प्रकार से हमारे जो है वो लाभदायक होता है घर्षण हमारे लिए, ठीक है। और देखो घर्षण, अब देखो घर्षण के विपरीत इसके हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं। अब ये हानिकारक प्रभाव इसके देख लेते हैं। तो हानिकारक यही है कि घर्षण की वजह से हमारे जूते के तले घिस जाते हैं, तो हमें कुछ ही दिनों में नए जूते लाने की कोशिश, नए जूते लाने को हमारे लिए मतलब और आवश्यकता हो जाती है। नए जूते लाने पड़ते हैं हमें, क्यों? क्योंकि घर्षण की वजह से इनके तले जो है वो घिस जाते हैं, तो हमें नए जूते लाने पड़ते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। इसके अलावा वाहनों के जो टायर है वो भी घर्षण के कारण ही घस जाते हैं, ठीक है। देखो ये चित्र आप देख सकते हो ना, घर्षण के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं। ये तले घिसे हुए हैं ना भाई, फट गए, तो ऐसी स्थिति में आपको नए जूते लाने की आपके कंडीशन बन जाती है। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। कैसे कैसे है? घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, चाहे वह पेंच हो, बॉल बेरिंग हो या जूतों के सोल यानी तले हो। ये सारी चीजें क्या है भाई, घिस जाती है अपने आप में। और आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल जो ऊपरी पुल जो होते हैं, इधर से उधर जाने के लिए जो पुल बने होते हैं, वहाँ की सीढ़ियाँ हैं वो घिसी पिटी आपने देखी होगी, या आपने अपने घरों के कोई पुराने जो है आपकी सीढ़ियाँ वगैरह है वो भी आपने देखी होगी, वो घिस जाती है। चीज़ों को काम में लेने से बार बार घर्षण की वजह से वो घिस जाती है। और देखो घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। घर्षण जो होता है ना, उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैसे? आप अपनी हथेलियों को जोर से रगड़िएगा, दोनों हथेलियों को जोर से रगड़िएगा तो आप इस पे हथेलियों पे गर्माहट का महसूस करते हो आप, तो वही तो क्या ऊष्मा होती है। और घर्षण, दोनों हथेलियों को जब आप रगड़ते हैं तो यहाँ से घर्षण हो रहा है और घर्षण की वजह से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे से रगड़िए। अभी चित्र दिखाएंगे। क्या आप क्या अनुभव करते हैं जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं ना, तभी तो वो आग पकड़ लेती है। यही तो होता है, माचिस की तीली अपन निकालते हैं और जो खरदरा पृष्ठ होता है माचिस के साइड वाला, वहां पे रगड़ते हैं, तब क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, आग पकड़ लेती है। आपने ये देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जो जार है वो गर्म हो जाता है। यानी मिक्सी जो होता है, अपने लिए मिक्सी में जूस बना रहे हो या फिर कोई भी अदर जैसे कोई मसाले उसमें पीस रहे हो, ठीक है, उस किसी सब्जी की ग्रेवी आप बना रहे हो, तो आपने इसमें देखा होगा कि काफ़ी देर तक चलाने पर, कुछ मिनटों तक चलाने पर जो मिक्सी का जार है वो गर्म महसूस होता है आपको। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। घर्षण के कारण क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, गर्म हो जाता है जार। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण द्वारा क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण बहुत सारी ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है। समझ रहे हो ना भाई, किसी मशीन का उपयोग कर रहे हैं,
है ना। घर्षण से उत्पन्न जो ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा की वजह से क्या होती है, अत्यधिक ऊर्जा है ना, वो उस यंत्र की ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है। तो अब अपन देखेंगे कि ऊर्जा उसको कैसे बचा सकते हैं अपन, यानी घर्षण को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं और घर्षण को किस प्रकार से अपन घटा सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अपन देखेंगे। इससे पहले मैं आपको दो डायग्राम चित्र जो है आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये लड़की क्या कर रही है, ये अपने हथेलियों को आपस में घिस रही है, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पर इसकी हथेलियाँ गर्म हो जाएगी और इसको जो है गर्म होने का महसूस होगा। हाथों को रगड़ने पर आप गर्मी का अनुभव करते हैं। और ये माचिस की तीली से देखो, साइड जो खरदरी सतह है, यहाँ पर ये बच्ची जो है माचिस की तीली को जला रही है। घर्षण के कारण ही ये संभव हो पाता है। घर्षण के कारण माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि घर्षण को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से हम कम भी कर सकते हैं। आइए घर्षण को बढ़ाना तथा घटाना, इससे संबंधित अपन जान लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो पिछले अनुभाग यानी अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसमें देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है, यानी अच्छा होता है, वांछनीय होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जूतों की तली जो है वो खांचेदार क्यों होती है? आप सभी ने देखा होगा कि आपके जो जूते होते हैं ना, इनमें ये वाली खांच क्यों होती है? ठीक है ना, ये वाली जो खांचें बनी हुई होती है, ये इस प्रकार के, ये क्यों होते हैं? ठीक है ना, आपने देखा होगा, है ना। तो ये खांचें क्यों होती है? क्योंकि इससे क्या होता है, आपको जो है घर्षण बढ़ाया जा सके, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, आप गिरे ना, इसलिए ये खांचें जो बनी होती है। खांचें जो है उनकी वजह से क्या होता है, जूते का जो है फर्श के साथ पकड़ मजबूत हो सके, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहें, आपका पैर फिसले ना और आप गिरने से बच जाएं। इस वजह से ये जूतों के अंदर जो है आपकी खांच बनाई जाती है। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे ना। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार बनते हैं। ट्रैक्टर भी ले लो आप, है ना, खांचेदार होते हैं, जिससे सड़क से उनकी पकड़ जो है वो अच्छी बनती है। देखो ये टायर है, इसमें ये खांच बनी हुई है ना, ये सब किसके लिए है, मतलब इनमें घर्षण को बढ़ाने के लिए यहाँ पे खांचेदार जो है खांच बनाई जाती है। तो आप इस टायर को भी देख सकते हैं, इसमें भी ये खांचें बनी हुई है। ठीक है ना, तो घर्षण को अधिक किया जाता है। अब देखो यहाँ पर देखना कि स्वचालित वाहनों तथा साइकिल की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैड का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। साइकिल चल रही है तो जब जैसे मान लो अपनी इच्छा हुई या हमें ऐसा लगा कि ब्रेक देना चाहिए, तो वहां पर आप ब्रेक लगाते हो, तो आप अपनी इच्छा से जानबूझकर वहां पे घर्षण पैदा करते हो, घर्षण की वृद्धि करते हो, ताकि चलती हुई साइकिल या चलता हुआ वाहन रुक सके। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते हैं। जब साइकिल चल रही है तब नहीं कर रहे हैं स्पर्श, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं, ब्रेक का लीवर दबाओगे, तो ये पैड क्या करते हैं, ये घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। वही है कि साइकिल को ब्रेक लगा रहे हो, हाथ से जब ब्रेक लगाया तो वो जो है जो आपके ब्रेक कर लगे होते हैं वो रिम जो है उस रिम को पकड़ लेते हैं, जिससे पहिए की गति को रोक देते हैं। अंततः वो साइकिल आपकी रुक जाती है। आपने ये देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं? ताकि पकड़ मजबूत कर सके, है ना, ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह से पकड़ सके। और जिम्नास्टिक्स जो होते हैं, व्यायामी होते हैं, वो भी अपने हाथों पर कोई ऐसे रुक्ष यानी खुरदरा जो है पदार्थ यहाँ पे लगाते हैं, ताकि घर्षण में वृद्धि कर सके और वो है जो पकड़ अच्छी बना सके। इसी वजह से यहाँ पे जो है आपके ये लगाए जाते हैं और इस प्रकार से घर्षण में अपन वृद्धि कर सकते हैं। अब देखो कुछ परिस्थितियों में घर्षण जो है अवांछनीय होता है। अवांछनीय कैसे होता है? हमारे लिए ठीक नहीं होता है, तो वहाँ पर इसको क्या है भाई, कम करना चाहिए हमें। हमारे लिए वो सही नहीं होता है, हमारे लिए जो है वो एक अवांछनीय हो सकता है ना। घर्षण होगा ना, उसकी वजह से हमारे कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो वहां पर हमें घर्षण को कम करना पड़ता है। अब आइए कम किस स्थिति में अपन कर सकते हैं। देखो यद्यपि कुछ स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हमें
जो है उसको कम करना चाहिए या हम उसको कम करना चाहेंगे। कैसी स्थितियां हैं उनके बारे में जानते हैं। तो देखो, कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? अभी चित्र भी देखेंगे कैरम बोर्ड का। आपने ये नोट किया होगा कि जब हम दरवाजों के कब्जों यानी चूल्हों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजे सहज ही घूमने लगते हैं, और साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक जो मिस्त्री होते हैं इन मशीनों को गतिशील भागों में, मशीनों के जो गतिशील भाग है उनमें ग्रीस लगाते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी परिस्थितियां, इनमें क्या होता है, दक्षता में वृद्धि करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घर्षण है उसको कम किया जा रहा है। किसी भी मशीन की दक्षता है इसकी वृद्धि में करने के लिए, दक्षता में वृद्धि लाने के लिए घर्षण को कम करना पड़ता है ना। अगर घर्षण कम नहीं करेंगे ऐसी स्थिति में तो वो चीजें घिस जाएंगी, और जो मशीन जो अपने एक सामान्य रूप में चल रही होती है, चलनी होती है उसे, वो आदर्श रूप में चल नहीं पाएगी, उसकी दक्षता में कमी आएगी जिससे हमारे लिए नुकसान होगा। तो ये चीज़ है, दक्षता में वृद्धि करने के लिए घर्षण को कम करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच में लगाते हैं ना, तो वहां इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं। अब देखना, पहले आपको मैं वो दिखा देता हूँ चित्र। क्या? ये कैरम बोर्ड, यहाँ पे ये कैरम बोर्ड खेल रहे हैं कुछ बच्चे, तो यहाँ पर इन गोटियों को इधर उधर मारने के लिए इस कैरम बोर्ड की जो सतह है इसको चिकना बनाने के लिए यहाँ पर पाउडर का जो है छिड़काव कर दिया जाता है, ताकि ये जो गोटियाँ हैं ये आराम से इधर उधर गति कर पाएँ और जिन खांचों में जहाँ पर इनको भेजना है ये वहाँ पे आसानी से चली जाए और खेलने में कोई रुकावट उत्पन्न ना हो। इसीलिए यहाँ पे जो है पाउडर लगाया जाता है ताकि ये घर्षण कम हो सके। ठीक है, अब देखना, स्नेह की वापस बात करते हैं। देखो 9.13 चित्र भी अभी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर गतिशील पुर्जों में कोई जो लिक्विड चीजें ग्रीस वगैरह लगाते हैं ना, तो वहाँ एक उन दोनों के बीच में क्या है, पतली परत बन जाती है। कहाँ पे? दो पृष्ठों के बीच में, है ना, पतली परत बन जाती है उसकी, तथा गतिशील पृष्ठ सीधे एक दूसरे के संपर्क में रगड़ नहीं खा पाते हैं। गतिशील जो पृष्ठ होते हैं वो सीधे रगड़ नहीं खाएंगे, तो जो गति है वो आराम से होगी उनमें। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन का अंतःपाषण काफी सीमा तक दूर हो जाता है। तो अंतःबंधन जब नहीं होगा भाई, अंतःबंधन नहीं होगा तो निश्चित रूप से घर्षण नहीं लगेगा, और जब घर्षण लगेगा ही नहीं तो वस्तु आराम से गति कर पाएगी, जो कि हमारे लिए लाभदायक होती है। जैसे कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता है, हो जाता है। गति सहज बन जाती है, गति जो है आराम से और सरल बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहा जाता है, लुब्रिकेंट कहा जाता है। प्यारे साथियों, कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग किया जाता है ना। तो कुछ मशीनों में तेल का उपयोग न करने की भी सलाह दी जाती है। जैसे मशीन जो होती है, कपड़े सिलने वाली मशीन है या अन्य कोई मशीन है, वहाँ पर तेल दिया जाता है, लेकिन बहुत सी ऐसी मशीनें होती है जहाँ पर तेल ना दिया जाने का, तेल उपयोग ना करने की सलाह भी वहाँ पे दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए वहाँ पर क्या लगाते हैं भाई कुछ वस्तुएं, कुछ मशीनें ऐसी भी होती है जहाँ पर घर्षण के रूप में तेल या ग्रीस ना लगाते हैं, वहाँ पर वायु की गद्दी है वो लगा दी जाती है। वायु की गद्दी आप समझ रहे होंगे। वायु की गद्दी क्या होती है? जिनको एयर कुशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एयर कुशन। वायु की गद्दी जो है वो लगा दी जाती है, जिसको कहते हैं एयर कुशन। ठीक है ना, एयर कुशन लगा दी जाती है। ये एयर कुशन सतह के बीच में लगा दी जाती है, जिससे घर्षण को है कम किया जा सकता है। इस प्रकार से देखो स्नेहक का प्रभाव क्या है। अब देखना, अभी हमने पहले पढ़ा था कि घर्षण है दो पृष्ठों के बीच में जो खांच है, जो आपका क्या हो जाता है, इंटरलॉक यहाँ पे पाया जाता है। दो सतहों के बीच में इंटरलॉक हो जाता है, जिसकी वजह से घर्षण उत्पन्न होता है और वस्तु गति नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर देखो, ये सतह फर्स्ट है, ये सतह सेकंड है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में चिकना ये लुब्रिकेंट आपने लगा दिया है। तो ये लुब्रिकेंट बीच में है, तो दोनों सतहें आपस में सीधे संपर्क में नहीं है, इसलिए इनमें इंटरलॉक नहीं बनेगा
और यहाँ पर जो है घर्षण बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है ना, जब तक ये चिकनाई यहाँ पे रहेगी इन दोनों में सीधा संपर्क नहीं हो पाएगा, और जब सीधा संपर्क नहीं होगा, इंटरलॉक होगा ही नहीं, तो निश्चित रूप से घर्षण यहाँ पे नहीं लग सकता और नहीं लगेगा। अब देखना, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि एक देखो बूझो का एक डाउट है यहाँ पे। बूझो क्या कह रहा है, क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके भी अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं क्या, ये पूछ रहा है। तो भाई बूझो, घर्षण को बिल्कुल शून्य करना तो अपने लिए संभव नहीं है, बिल्कुल शून्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत काफी हद तक इसको क्या कर सकते हैं भाई, कम जरूर किया जा सकता है। घर्षण जो है चिकने पृष्ठों पर भी लगता है, लेकिन कम लगता है, कहीं ना कहीं वो लगता ही है। घर्षण को हमारे जीवन से हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। तो इसका जवाब इसको पहली दे देती है। पहली क्या कह रही है कि घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं होता है। बूझो भाई, घर्षण कभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं होता। पूर्णतः कभी भी समाप्त नहीं होगा। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं है होता, उसमें कुछ ना कुछ अनियमितताएं निश्चित रूप से होती है, आवश्यक होती है, और छोटी सूक्ष्म अनियमितताएं होंगी ना, तब भी क्या है उन पे घर्षण जो है वो कार्य करेगा। अब देखो पहिए जो होते हैं ना, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो सूटकेस होते हैं, है ना, उन पे उनके नीचे पहिए लगे होते हैं, जिनको पहियों की वजह से उस बड़े सूटकेस को खींचना भी आसान हो जाता है। आपने देखा होगा कूलर के भी पहिए लगे होते हैं, फ्रिज के भी पहिए आजकल जैसे लगे हुए होते हैं। ठीक है, व्हील चेयर होती है पहियों वाली, तो वो क्या करते हैं, वो सब क्या है घर्षण को कम कर देते हैं। देखो कैसे, आइए आपने घर्षण पहिए कम कर देते हैं, घर्षण है ना, पहिए जो है ना घर्षण को कम कर देते हैं। कैसे करते हैं इसको देखते हैं। आपने अटैचियों अथवा अन्य भारी सामान, अटैची तथा अन्य भारी सामान जैसे असबाबों पर रोलर लगे जड़े हुए देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है, क्योंकि उस खींचने में आसानी होती है, वहां पर घर्षण बहुत ही कम हो जाता है। चित्र 9.14 ऐसा क्यों होता है इसका पता लगाते हैं। देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा सूटकेस को इसको खींच रहा है आराम से, क्यों, पहिए लगे हुए हैं ना, इसकी वजह से आराम से खींच पा रहा है। लोटन घर्षण ये कम कर देता है। ये लोटन है ना, ये पहिए जो है घर्षण को क्या कर देते हैं भाई, कम कर देते हैं। तो यहाँ पर लोटनिक घर्षण का कंसेप्ट आएगा, जिसको आपको समझना है। देखना, ये क्रियाकलाप आप समझ सकते हैं। क्रियाकलाप देखो, यहाँ पर क्रियाकलाप में क्या बताया गया है, ये वाला क्रियाकलाप है कि एक आपको देखो ये 3 पेंसिलें लेनी है, और उन पे ये बिल्कुल बेलनाकार पेंसिलें होनी चाहिए, और यहाँ पर एक बुक रख के फिर इसको इधर से उधर धकेलने का प्रयास करें, है ना, इधर धकेलने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बुक जो है बिल्कुल आराम से आसानी से इधर उधर धकेली जा रही है। तो क्या है, यहाँ पर इन पेंसिलों ने इस बुक का जो घर्षण है, यहाँ पर लगने वाला घर्षण है, उस बल को कम कर दिया है, और ये आसानी से इधर उधर खींची जा सकती है। इस कंसेप्ट का उपयोग बड़े बड़े पत्थरों को हटाने के लिए, या जो भवन निर्माण में पट्टियां वगैरह चढ़ाते हैं उनको उतारते समय, है ना, ट्रैक्टर ट्रॉली से नीचे उतारने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, या ट्रक में लोड करने के लिए कर सकते हैं, नीचे उतारने के लिए कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें रोटर घुमा करके जिसको उपयोग में लेते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे समझा रखी है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे रोलरों पर पुस्तक की गति, रोलर होते हैं ये सरल हो जाते हैं, रोलर से घर्षण कम होता है। देखो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, एक वस्तु दूसरे पृष्ठ पर लुढ़कती है ना, तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहा जाता है। यहाँ पर आया भाई लोटनिक घर्षण। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखें कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो क्या होता है, गति के प्रतिरोध, जब गति प्रतिरोध करेगी ना, तो वहां पर जो घर्षण, वो बल उत्पन्न होगा, वो कौन सा है भाई, घर्षण कौन सा है, लोटनिक घर्षण है। लुढ़कने पर जो घर्षण पैदा होगा ना, वो कौन सा है भाई, आपका लोटनिक घर्षण वहां पे होता है, लोटनिक घर्षण कहते हैं। समझ रहे हैं, लोटनिक घर्षण समझ गए होंगे। ठीक है, लोटनिक घर्षण है ये सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान। अभी देखना,
लोटन घर्षण, लोटन जो है घर्षण कम कर देता है। लोटन क्या कर देता है भाई? घर्षण को बहुत कम कर देता है। लोटन कौन? पहिए जो है वो घर्षण को कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। एक तो ऐसे ही आप सरकाओगे भाई, इस पुस्तक को ऐसे ही इधर उधर सरकाओगे, उसकी तुलना अगर आप नीचे पेंसिलें रख के फिर आप उसको इधर उधर सरकाते हो तो आसान कौन सा रहेगा? लोटन वाला। जिनके नीचे जो पेंसिलें हैं वो रोलर के रूप में लगी हुई है, वो वाला जो है वो आसान रहेगा, है ना। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। यानी जिन पे रोलर जड़ा है, छोटे छोटे टायर जिन पे लगे हुए होते हैं, उस सामान को खींचना आरामदायक होता है, सुविधाजनक होता है। क्या अब आप समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति के महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया था। पहिए का आविष्कार महानतम खोजों में से एक है, क्योंकि पहिए की वजह से ही घर्षण बल को बहुत कम कर दिया जा सकता है और हमारे जीवन को बहुत ही सरल बना दिया जाता है पहियों के उपयोग से। भारी से भारी वस्तु को हम पहियों के माध्यम से, बिल्कुल छोटा बच्चा भी इसको खींच पाता है, तो ये सरल हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है। नेक्स्ट है, क्यों हो जाता है? क्योंकि लोटनिक घर्षण यहां पर वापस देखना, लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। यहां पर बात आती है, देखो सर्पी घर्षण किससे कम होता है? सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, और सर्पी घर्षण भी जो है लोटनी घर्षण से कम होता है। लोटनी घर्षण से सर्पी घर्षण कम होता है। इसका मतलब सबसे कम कौन सा हुआ? लोटनी में सबसे कम घर्षण लगता है, उसके बाद सर्पी घर्षण होता है, और सबसे अधिक घर्षण किस में लगता है भाई? स्थैतिक घर्षण में लगता है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, हाँ, इसलिए अधिकांश मशीनों में जो है सर्पण को बॉल बेरिंग, सर्पण समझ रहे हो? सर्पी घर्षण, सर्पण को बॉल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जा रहा है। जो सर्पी घर्षण है ना, जो सर्पण है, उसको किस में प्रतिस्थापित किया जा रहा है? उसको आपके इसमें लोटन में प्रतिस्थापित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लोटन जो है इसमें घर्षण कम लगता है, किसके मुकाबले? सर्पी घर्षण के मुकाबले। अब देखना नेक्स्ट उदाहरण अपन देखें इसका, तो छत के पंखे, साइकिलों, इनकी धुरी में, साइकिल की जो धुरी होती है तथा इनके नाभि के बीच जो बॉल बेरिंग्स होती है, बेरिंग्स होते हैं, लगे लगे छोटी छोटी गोलियां होती है, उनका उपयोग करके ये जो है इनके लोटनिक का ही एक उदाहरण होता है, इनके सामान्य उदाहरण होते हैं। 9.16 के अंदर ये अपन देख सकते हैं कि जो बेरिंग होते हैं ना, वो घर्षण को किस प्रकार से कम करते हैं। ये रहे, देखो यहाँ पर बॉल बेरिंग यहाँ पे लगे हुए होते हैं, ये रहा बेरिंग, बॉल बेरिंग घर्षण को यहाँ पे कम कर देते हैं। इनमें छोटी छोटी गोलियां लगी होती है, ग्रीस यहाँ पे लगे हुए होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है भाई? घर्षण कम हो जाता है। अब आइए तरल घर्षण की बात कर लेते हैं, और आज का ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें। देखो, हाँ, तरल घर्षण किस प्रकार से होता है? सबसे पहले तो आप समझे कि तरल क्या होता है। तो यहाँ पर अपने विज्ञान में क्या है भाई? जो जो आपका द्रव्य क्या होता है? गैस और द्रव्य, मतलब जो गैसें हैं, गैस और ये द्रव्य, ठोस द्रव्य गैस, तीन स्थितियां होती है ना, ठोस द्रव्य गैस। लेकिन गैस और जो द्रव्य होती है ना, इन दोनों को ही विज्ञान की भाषा में हम तरल नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं भाई? तरल दे देते हैं। चाहे गैस हो चाहे द्रव्य हो, तो इसको तरल कहा जाता है। इस चीज को आप पहले ध्यान में रखें। अब देखना, आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु क्या लगा देती है? घर्षण बल लगा देती है। घर्षण बल लगा देती है। वायु हल्की होती है लेकिन फिर भी घर्षण बल लगा देती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव्य भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। यानी वायु भी घर्षण बल लगा देती है और जल भी क्या कर देता है? घर्षण बल लगा देते हैं। जो इनसे होकर वस्तुएं गुजरती है उन पर लगा देते हैं घर्षण बल। विज्ञान में देखो, यहां पर आ गई बात, विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है। किस किस को? गैस को और द्रव को एक ही नाम यहाँ पे दे दिया है, जिसका नाम क्या है? तरल। ये नाम दिया गया है।
अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं भाई, इधर ऊपर, हाँ, अतः हम कह सकते हैं कि तरल, तरल जो है ना, कौन कौन से, गैस और द्रव, तरल ये इनसे होकर के जो गति करेगी ना कोई भी वस्तु, तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर क्या कर देते हैं भाई, घर्षण बल लगा देते हैं, घर्षण बल लगाते हैं। अब देखना, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, कि तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है, और विज्ञान में तरल के रूप में गैस और द्रव दोनों को कहते हैं। तो इनके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है घर्षण बल, उसको कर्षण कहा जाता है, कर्षण कहा जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, उसकी सापेक्ष जो गति होगी ना उस पर निर्भर करेगा। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल है, उस तरल के सापेक्ष जो गति होगी उस पर डिपेंड करेगा। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल, वस्तु की आकृति कैसी है और उसकी प्रकृति कैसी है उस पर भी ये डिपेंड करेगा। इन चीजों से स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है, घर्षण बल हटाना पड़ता है, तभी वो वायु और जल में गति कर पाएगी। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा जो है नष्ट होती है, ऊर्जा का क्षय होता है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किया जाता है, घर्षण को कम से कम जो है कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, जिनसे उनकी ऊर्जा का क्षय ना हो, वो ऊर्जावान रहे, जिनसे वो काफ़ी लंबी दूरी तय कर पाए, तो उनका घर्षण कम करना भी अनिवार्य हो जाता है। तो इसके लिए कैसे कैसे प्रयास होते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती है, विशिष्ट आकृतियां देकर के घर्षण को कम किया जाता है। तो आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, कहाँ से संकेत मिलते हैं। तो देखो प्यारे साथियों, हम विज्ञान ने बहुत सारे आविष्कार कर लिए हैं, लेकिन प्रकृति जो चीज़ है, प्रकृति जो चीज़ है, ये ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है ना। प्रकृति से ही हम सब कुछ सीखते हैं और प्रकृति हमें सब कुछ सिखाती है। तो उसी प्रकार से प्रकृति से ही हमें ये संकेत जो है हमारे वैज्ञानिकों को मिल जाते हैं और इसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बना पाते हैं। देखो, फिर उनमें पक्षी हो सकते हैं, मछलियाँ, ये तरल में गति करते हैं। उनके शरीर किस प्रकार उनका शरीर है, वो किस प्रकार से उनका शरीर है, बना हुआ है, उनकी बनावट है, जिससे वो घर्षण बल पर पार पाती है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, उसी को सोच करके या उन्हीं की प्रेरणा लेकर के वैज्ञानिक लोग जो है अपने जो वाहन बनाते हैं उनमें उनके लक्षणों को यहाँ पे डाल देते हैं। तो क्या करते हैं, हाँ, पक्षी तथा मछलियां तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। वायुयान की आकृति को सावधानी पूर्वक देखिए, 9.17 अभी देखेंगे। क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में समानता पाते हैं? बिल्कुल पाते हैं। वास्तव में सभी वाहन के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण है उनका क्या है भाई, घर्षण जो है उसका कम किया जा सके। इस प्रकार की जो है वाहन की आकृतियां बनाई जाती है। और ये आपका रहा वाहन, हेलीकॉप्टर, ये आपका चील गाड़ी रही, क्या रही भाई, हवाई जहाज रहा, चील गाड़ी जिसे कह सकते हैं, ठीक है। ये एक देखो पक्षी और इसकी समानता है, पक्षी की यह जिस प्रकार से पंख है ना, इसी प्रकार से इसमें भी पंख लगे हुए होते हैं। एक हवाई जहाज और पक्षी की आकृति में आपने समानता देख ली है। चलिए, इसी के साथ ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अब इस चैप्टर में आपको इसके जो पीछे के सवाल है उन सवालों को देखते हैं और उनसे पहले आपने क्या सीखा है ये चीज आपको देखनी आवश्यक रूप से जरूरी हो जाती है। यहां से सीधे सीधे सवाल फंसते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को आप सभी पॉइंट्स को आप पढ़ें। इसके बाद हम क्या है इसके प्रश्न ले लेते हैं। 4 प्रश्न हैं इसके खाली जगह वाले। अब देखो यहाँ पर एक पहेली दे रखी है।
ये सारी की सारी पहली किससे संबंधित है? घर्षण से संबंधित है। तो इसको अपन पढ़ लेते हैं। ये देखिएगा कि कुछ स्थितियों में मैं गति का विरोध करता हूं, यद्यपि मैं गति को संभव बनाता हूं, परंतु मैं सापेक्ष गति का सदा विरोध करता हूं। दो गतिमान पृष्ठों के बीच लगाइए, वहां कुछ स्नेहक बन जाता हूं मैं छोटा। अच्छा, दो गतिमान पृष्ठों के बीच लगाइए, वहां कुछ स्नेहक लगाते हो ना दो पृष्ठों के बीच में, वहां बन जाता हूं मैं छोटा, वहां पर छोटा बन जाता हूं। यानी स्नेहक जहां होगा ना वहां घर्षण छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। बनाइए गतिमान पृष्ठों को, जैसे पृष्ठों को गतिमान बनाते हो रुक्ष बना देता हूं, है ना, रुक्ष बना देता हूं मैं गति को कठिन। रुक्ष वहां पे आप बनाओगे तो वहां पे गति को कठिन बना देगा। तो ये कौन है? ये आपका घर्षण है। दो पृष्ठों को जब आप रुक्ष बना दोगे ना तो वहां पर घर्षण अधिक प्रबल रूप से लगेगा। मैं हो सकता हूं, क्या क्या हो सकता है? स्थितिक हो सकता है, सर्पी हो सकता है, लोटनिक भी हो सकता है। परंतु जब भी होते हैं दो पृष्ठ गति में होते हैं, होता हूं सदैव वहां, बताओ कौन हूं मैं। दो पृष्ठ गतिमान होंगे तो वहां पर ये सदैव रहेगा। तो ये कौन है? तो भाई तुम कौन हो? तुम हो घर्षण हो भाई। अब आइए इस चैप्टर के सवाल अपन ले लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसमें 4 सवाल है, 4 सवालों को अपन ले लेते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर के सवाल अपन देखने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच में क्या करता है? पृष्ठों के बीच में क्या करता है भाई? किसका विरोध करता है? तो अभी हमने देखा था गति का क्या करता है भाई? विरोध करता है। आप खुद इसमें सोचें कि क्या आ सकता है। ये ख वाला जो है, इसमें आपका क्या आंसर हो सकता है? ख। घर्षण पृष्ठों के खाली जगह पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? ये भी आपने क्या सीखा, अगर आपने पढ़ा है तो उस पर आराम से यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे चिकनेपन पर निर्भर करता है। चिकनेपन, है ना, चिकनेपन पे क्या करता है भाई? निर्भर करता है। गए आता है, घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? आप सभी जानते हैं ऊष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण बढ़ जाता है या कम हो जाता है? कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण की मात्रा है वो कम हो जाती है प्यारे साथियों, कम हो जाती है। नेक्स्ट आप बताएंगे, सर्पी घर्षण सदैव स्थितिक घर्षण से कम होता है। मैं ये बात बार बार बता रहा हूं, कम होता है। और सर्पी घर्षण किससे कम होता है? लोटनी घर्षण से सर्पी घर्षण कम हो जाता है। तो इन चीजों को आप याद रखें। अब चलिए सवालों पे आते हैं। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर के सवाल ले लेते हैं। चलिए ठीक है, आइए सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अब इसका उत्तर जो है आप अपने मन में दीजिएगा। ये एनवीएस लैब अटेंडेंट 2022 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है ना, 2022 एनवीएस 2022 लैब अटेंडेंट 2022 में पूछा हुआ सवाल है, जिसको आपको जवाब देना है। देखो क्या है सवाल आपके सामने है कि एक गेंद को निम्नलिखित 4 विभिन्न परिदृश्यों में समान स्थितियों में समान चाल से लुढ़काया जाता है, तब क्या क्या है? पहला ऑप्शन आपके सामने ये रहा कि रेत की एक पतली परत से ढका संगमरमर का फर्श। ठीक है, संगमरमर का फर्श है जिस पर रेत बिछाई हुई है, क्या यहां पर ये ज्यादा लुढ़केगा? दूसरा है संगमरमर का फर्श है। तीसरा है संगमरमर का गीला हुआ फर्श है, गीला किया हुआ फर्श है। चौथा है अखबार से ढका हुआ संगमरमर का फर्श है। अब प्रश्न शुरू होता है कि इन चारों में से किस स्थिति में गेंद सबसे लंबी दूरी तय करेगी? सबसे लंबी दूरी कहां पर तय करेगी? आप सभी को पता है लंबी दूरी कब तय करेगी? जब आपके सामने क्या होगा? घर्षण जब कम होगा, जहां घर्षण कम होगा वहां पर गेंद की दूरी जो है सबसे लंबी होगी। ये सबसे पहले वाला जो अपना क्रियाकलाप था ना, वो उससे संबंधित है। देखो वो कपड़ा बिछा रहे थे मार्बल जो टेबल पर पहना, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे ये दे रखा है। तो सीधे सीधे यहाँ से सवाल फंसते हैं प्यारे साथियों, यकीन मानिए यहाँ से 2 सवाल आपके निश्चित रूप से आने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जब फर्श गीला होता है ना प्यारे साथियों, जब फर्श गीला होता है तो ऐसी स्थिति में घर्षण बिल्कुल कम हो जाता है। और यही आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। सॉरी, जिसमें सी है वो आपका राइट आंसर है। तो सी है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 2
दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, घर्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताइएगा। देखो, पहला कथन है घर्षण संपर्क के अधीन पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल प्रकृति पर तो निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन है कि घर्षण, बी ऑप्शन, घर्षण संपर्क के अधीन दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है। बिल्कुल सापेक्ष गति का क्या करता है भाई? प्रतिरोध करता है। थर्ड है घर्षण सदैव अवांछित होता है। सदैव अवांछित नहीं होता है भाई, सदैव अवांछित नहीं होता है, ये कभी कभी वांछित भी होता है। तो ये ऑप्शन सी आपका गलत हो जाता है। तो सही कौन से है? सही है ए और बी आपका सही है, तो बोथ ए एंड बी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपके सामने सवाल देखिएगा, ये दो प्रश्न ही पूछे गए थे। अब देखिएगा इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। घर्षण से संबंधित संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? क्या घर्षण से ऊष्मा? बिल्कुल होती है भाई, वो हथेली को रगड़ते हैं तब होती है ना। दूसरा, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने पर संग जो है घर्षण है इसमें वृद्धि हो सके। बिल्कुल ये बात भी ठीक बोल रहे हैं। नेक्स्ट है तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तरल पदार्थ जो घर्षण बल लगाएंगे, तरल कौन कौन से? गैस और द्रव, ये घर्षण बल लगाते हैं, इसको कर्षण कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका राइट होगा, ये भी राइट है। फोर्थ देखिएगा, सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम होता है। बिल्कुल कम होता है, अभी हमने खाली जगह वाला भी देख के आए हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से सही है? तो यहाँ पर चारों ही सही है। जिसमें चारों सही है वही ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न रहेगा कि लौटनिक, स्थितिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। इनका घटता क्रम कौन सा होगा? घटता क्रम यानी सबसे पहले सबसे अधिक घर्षण वाला, फिर उससे कम और फिर उससे कम। तो सबसे अधिक घर्षण किस में लगता है? आप सभी को पता है सबसे अधिक घर्षण लगता है स्थितिक घर्षण में, फिर सर्पी घर्षण में, और सबसे कम लौटने घर्षण में होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज का घर्षण वाला चैप्टर कवर किया है प्यारे साथियों। अगर वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा है और किस प्रकार का वीडियो आपको और चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।